हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं आशुतोष एक बार फिर से आप सभी लोग का वेलकम करता हूं आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल लेक्चर ऑफ इंजीनियरिंग में। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, इसके बारे में मैंने पूरा बढ़िया तरीके से बता दिया है इसके पहले वाले लेक्चर में। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की जो प्लेलिस्ट है कमेंट बॉक्स में ऊपर पिन है, जाकर के देख लीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, इसका फीचर क्या है, इसका फंक्शन क्या है, और उसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट 1935 क्या है, इसके बारे में मैंने पूरा बढ़िया तरीके बता दिया है। प्रीएम्बल क्या होता है, ये भी आपका हो चुका कंप्लीट। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मतलब कि संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, और हाउ टू फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन हमारा है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो मतलब ये सारा क्वेश्चन आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। ये वाला कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इसका फीचर क्या है, सोवरियन क्या होता है, सोशलिस्ट क्या होता है, सेकुलर क्या होता है, इन सभी के बारे में आपका जो प्रीवियस मतलब लेक्चर है उसमें पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो जो लोग नहीं देखे हैं उसका प्लेलिस्ट कमेंट बॉक्स में है, जाकर के पूरा लेक्चर देख लीजिए। आपके सेमेस्टर एग्जाम में 1% प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप लोग मेरा लेक्चर देखेंगे स्टार्ट से लेकर के एंड तक। अब यहाँ अगला क्वेश्चन है कि इंडियन पार्लियामेंट में पावर ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। ये देखिए, इसका आप देखेंगे कि यहाँ पे जितना सा लेजिस्लेटिव पावर है किसके, फेडरल गवर्नमेंट की, ये सारे यहाँ पावर हमारे संसद में, हमारे पार्लियामेंट में क्या है, निहित है, वेस्टेड है। वेस्टेड मतलब क्या होता है, निहित है या फिर शामिल है। अभी आप देखेंगे मतलब जितना यहाँ पे बिल पास होता है, जितना यहाँ पे लॉ बनता है, वह पार्लियामेंट के इंट्रैक्शन से बनता है। जैसे कि पार्लियामेंट में लोकसभा हो गया और यहाँ पे राज्यसभा हो गया, इन दोनों के इंट्रैक्शन से बिल यहाँ पे जनरेट होता है। और बिल यहाँ जनरेट होने के बाद यह जाता है किसके पास, प्रेसिडेंट के पास। अब यही बिल अगर प्रेसिडेंट के पास अगर मतलब इसका भी अपना अप्रूवल दे दिए तब यही बिल हमारा बनता है एक्ट, मतलब कि नियम। तो आप यहाँ देखेंगे कि जितना सारा यहाँ बिल पास हो रही है मतलब जो है लॉ बनने के लिए, वो सारा के सारे प्रोसेस हमारे पार्लियामेंट होता है। जैसे कि लोकसभा ने अपना यहाँ पे अप्रूवल दिया और फिर यहाँ पे राज्यसभा ने अपना अप्रूवल दिया, तो वो हमारा पास हो जाता है बिल। और पास होने के बाद बिल तब जाएगा किसके पास, प्रेसिडेंट के पास। और प्रेसिडेंट अगर अपना अप्रूवल यहाँ देते हैं तो यही बिल हमारा एक्ट बन जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे दिया गया है कि पार्लियामेंट का जो यहाँ पे लेजिस्लेटिव पावर है किसमें, इंडियन फेडरल गवर्नमेंट का, ये सारा चीज़ हमारे भारतीय संसद में क्या है, शामिल है। जितना सारा यहाँ पे लॉ बनता है ये किसके द्वारा बनता है, पार्लियामेंट के द्वारा बनता है। अब यहाँ देखिए पार्लियामेंट का पावर, लेजिस्लेटिव पावर हो गया यहाँ पे लेजिस्लेटिव पावर। इसमें क्या होता है, जो यहाँ पे सब्जेक्ट है यानी कि यहाँ पे जो विषय हैं ये किस फॉर्म में डिवाइड है, सूची में। जैसे कि यहाँ पे राज्य सूची हो गया, संघ सूची हो गया, और यहाँ पे समवर्ती सूची हो गया यानी कि कनकरेंट लिस्ट हो गया। सो इन कनकरेंट लिस्ट पार्लियामेंट्री लॉ इज ओवर राइडिंग देन द स्टेट लेजिस्लेटिव लॉ। अब यहाँ पे अगला हमारा पावर है एग्जीक्यूटिव पावर, यानी कि कार्यपालिका जो शक्ति है। अब यहाँ देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, यानी कि जो यहाँ पे कार्यपालिका है, कार्यपालिका भी रिस्पॉन्सिबल है किसके ऊपर, पार्लियामेंट के ऊपर। किसके लिए, उसके एक्ट के लिए और यहाँ पे उसकी नीति के लिए। हेंस पार्लियामेंट एक्सरसाइज कंट्रोल बाय द वेरियस मेजर, जैसे कि यहाँ पे कमेटी हो गई, क्वेश्चन हावर, जीरो हावर, यानी कि इन सभी के द्वारा पार्लियामेंट का कंट्रोल होता है इसके ऊपर। अब यहाँ देखिए वित्तीय शक्ति, फाइनेंशियल पावर, फाइनेंशियल पावर में भी बहुत बड़ा यहाँ पे होता है किसका, पार्लियामेंट का, क्योंकि जितना सारा यहाँ पे इमरजेंसी होती है, बजट पास होती है इसी के द्वारा। अब यहाँ देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट पावर। अभी आप देखेंगे जो पार्लियामेंट होता है, पार्लियामेंट जो है लोकसभा है, राज्यसभा है, अगर इन दोनों मतलब यहाँ पे डेडलॉक कंडीशन हो गया तब भी यहाँ पे इसी के द्वारा जो यहाँ प्रेसिडेंट होते हैं ये बुलाते हैं ज्वाइंट मीटिंग। और इसी ज्वाइंट मीटिंग पे जो यहाँ पे लोकसभा स्पीकर होता है इसका प्रिसाइड करता है ज्वाइंट मीटिंग का। और जो यहाँ पे प्रेसिडेंट होते हैं अंडर द आर्टिकल 108 के तहत ज्वाइंट मीटिंग बुलाते हैं। अब यहाँ देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट पावर क्या होता है, जो यहाँ पे जितने भी यहाँ पे संविधान संशोधन होते हैं सारा यहाँ पे पार्लियामेंट में होता है। जुडिशियल पावर देखिए, यहाँ प्रेसिडेंट का क्या होता है, इम्पीचमेंट होता है। अगर यहाँ प्रेसिडेंट को निकालना हुआ तब यहाँ पे इम्पीचमेंट प्रोसेस क्या है, जो यहाँ पे इम्पीचमेंट प्रोसेस है ये हमारा क्या है, एक पार्लियामेंट्री प्रोसेस है। किसी जज को यहाँ पे मतलब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का हो गया, चाहे यहाँ पे हाई कोर्ट का हो गया, इनके जज को भी रिमूव किया जाता है बाय दी पार्लियामेंट्री प्रोसेस। वाइस प्रेसिडेंट हो गया, इन सभी को। सो दीज आर दी जुडिशियल पावर। अब यहाँ देखिए इलेक्टोरल पावर, जो यहाँ पे प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, दीज आर दी पार्टिसिपेशन, इट हैज दी पार्टिसिपेशन ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट, क्योंकि इसमें जो है लोकसभा और राज्यसभा के जो यहाँ पे इलेक्टेड मेंबर होते हैं, बोथ आर दी पार्टिसिपेशन इन दी इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट। अब यहाँ देखिए अदर पावर यहाँ क्या है, जैसे कि यहाँ पे डिस्कस करना है वेरियस इशू, किसके बारे में, नेशनल
राष्ट्र के बारे में और यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में कोई भी अगर यहाँ पे इम्पोज करना हुआ इमरजेंसी, तो इन सभी में किसका ऐसा पावर है? दीज आर द पावर ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। ओके, अब आगे देखिए। अब यहाँ अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा क्या होता है, इसके बारे में बताना है। देखिए, जो यहाँ पे राज्यसभा होता है, राज्यसभा, तो राज्यसभा में कितने मेंबर होते हैं? यहाँ पे 250, लेकिन इस समय जो है कितने मेंबर हैं? 245 मेंबर, यानी ये प्रेजेंट का है। लेकिन राज्यसभा में जो मैक्सिमम मेंबर होते हैं कितने होते हैं? 250। अब 250 में से जो 238 मेंबर होते हैं और यहाँ पे 12 मेंबर होते हैं, तो जो 12 मेंबर होते हैं इसको प्रेसिडेंट क्या करते हैं? नॉमिनेट करते हैं, जो यहाँ पे आर्ट के क्षेत्र से, साइंस, लिटरेचर, सोशल सर्विसेज, इन सभी के क्षेत्र से ये आते हैं। अब जो यहाँ पे राज्यसभा है, ये यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है क्या? यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है स्टेट के बारे में, और यहाँ पे यूनियन टेरिटरीज के बारे में यह रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ देखिए, जो राज्यसभा का मेंबर का इलेक्शन होता है कैसा होता है? इनडायरेक्ट। कैसे होता है? अभी आप देखेंगे कि 245 मेंबर हैं। अब 245 मेंबर में से 233 मेंबर ये हमारे आते हैं। 229 मेंबर कहाँ से? मेंबर ऑफ द स्टेट से 229, और यहाँ जो 4 मेंबर आते हैं ये कहाँ से आते हैं? यूनियन टेरिटरी से आते हैं। अब ये जो 233 मेंबर हैं यहाँ पे चुने जाते हैं इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द MLA, यानी कि यही जो है जो यहाँ पे इलेक्टेड मेंबर हैं, दे आर दी पार्टिसिपेट इन दी मेंबर ऑफ दी राज्यसभा इलेक्शन, यानी कि इलेक्टेड मेंबर यही सारे जो यहाँ पे चयनित मेंबर हैं वही जो है पास करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं राज्यसभा के मेंबर के इलेक्शन में। यानी कि जो राज्यसभा का इलेक्शन है दीज आर दी इनडायरेक्ट, लेकिन जो यहाँ पे लोकसभा का इलेक्शन होता है मेंबर का वो यहाँ पे डायरेक्ट होता है। अब यहाँ देखिए, राज्यसभा को मतलब दूसरा इसका नाम होता है काउंसिल ऑफ द स्टेट। राज्यसभा को जो यहाँ प्रेसिडेंट होते हैं इसको डिजॉल्व नहीं कर सकते हैं, यह परमानेंट हाउस होता है। और यह देखिए, जो राज्यसभा होता है, राज्यसभा क्या होता है? अपर हाउस होता है। ये मैंने पूरा बता दिया आपको। और यहाँ देखिए, जो राज्यसभा मेंबर होते हैं, राज्यसभा के 1/3 मेंबर हमेशा क्या होते हैं? रिटायर्ड होते हैं। यहाँ देख लीजिए, राज्यसभा के 1/3 मेंबर इधर जाते हैं फिर इधर आते हैं, यानी कि प्रेसिडेंट के पास यहाँ पे होता है प्रेसिडेंट के पास यहाँ पे होता है एक कार्टियल पावर, और एक यहाँ पे इसके पास होता है लॉटरी सिस्टम। किसके पास? प्रेसिडेंट के पास, ताकि यहाँ पे जो मेंबर आते हैं 1/3 मेंबर इधर जाते हैं, अदर 1/3 मेंबर क्या होते हैं? आते हैं। यानी इस चक्र को कंटिन्यू करने के लिए प्रेसिडेंट के पास क्या होता है? कार्टियल पावर होता है, और यहाँ पे लॉटरी सिस्टम होता है। अब एक बात यहाँ पे नोट करना कि जो राज्यसभा का मेंबर का यहाँ पे कार्यकाल होता है इसके बारे में मतलब जिक्र नहीं किया गया हमारे संविधान में, यह पार्लियामेंट डिसाइड करता है। पार्लियामेंट डिसाइड करता है किसके बारे में? टेन्योर मेंबर ऑफ द राज्यसभा। वो हमारा एक्ट होता है 1951 एक्ट, RPI एक्ट 1951, जिसमें डिसाइड करता है टेन्योर ऑफ द लोकसभा, टेन्योर ऑफ द राज्यसभा। राज्यसभा के जो मेंबर का कार्यकाल होता है कितने वर्ष का है? 6 साल का होता है। 6 साल का इनका टेन्योर होता है। लेकिन इसके बारे में हमारे जो संविधान इसके बारे में डिस्कस नहीं किया गया है। हमारा जो पार्लियामेंट होता है यही RPI एक्ट 1951 में इसके बारे में बताता है। ठीक, मैंने पूरा अच्छी तरीके से बता दिया आपको कि राज्यसभा क्या होता है। अब आगे देखिए, अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि जो राज्यसभा का पावर क्या होता है और यहाँ फंक्शन क्या होता है। अगर इसके हम पावर के बारे में बात करें तो यहाँ देखिए, स्पेशल पावर ऑफ द राज्यसभा, जो राज्यसभा का स्पेशल पावर है आर्टिकल नंबर 67B में यह बात करता है किसके बारे में? रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। जो यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट है इसके रिमूवल के बारे में बात किया जाता है। यानी सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से होती है? राज्यसभा से होती है। और यहाँ पे आर्टिकल नंबर अगर आप 249 देखेंगे, 249, तो इसमें बात किया जाता है पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के ऊपर कानून बनाना। पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट ये हमारा आता है आर्टिकल नंबर 249। तो इसके ऊपर राज्यसभा क्या करता है? कानून बनाने का अधिकार है। अब यहाँ देखिए तीसरा पॉइंट, आर्टिकल नंबर 312। आर्टिकल नंबर 312। अब आर्टिकल नंबर 312 में जो राज्यसभा होता है वह ऑल इंडिया सर्विसेज क्या करता है? जारी करता है, क्रिएट करता है। जिसमें हमारा जो UPSC होता है ऑल इंडिया सर्विसेज क्या करता है? कंडक्ट करवाता है। जिसमें हमारा IAS हो गया, IPS हो गया, और यहाँ पे IRS, IPS और यहाँ पे IFS, ये 3 चीज़ें यहाँ पे ऑल इंडिया सर्विसेज में आती हैं। तो यहाँ पे ऑल इंडिया सर्विसेज को क्रिएट कौन करता है? राज्यसभा करता है, आर्टिकल नंबर 312 में। और यहाँ देखेंगे जो मनी बिल होता है, मनी बिल हमारा लोकसभा में क्या होता है? इंट्रोड्यूस होता है, और उसके बाद जाता है राज्यसभा में। 14 दिन तक यहाँ पर रहता है, और उसके बाद फिर जो है राज्यसभा अपना एडवाइस देता है किसके पास? लोकसभा के पास। ठीक, सो दीज आर द फंक्शन ऑफ दी राज्यसभा। कोई भी अगर बिल हमें पास करना हुआ, कोई बिल,
तो सबसे पहले लोकसभा में जाएगा, सबसे पहले कर रहा हूँ, मतलब लोकसभा और यहाँ पे राज्यसभा, इन दोनों का इंटरेक्शन बहुत ही ज़रूरी होता है। अब यहाँ देखेंगे फाइनेंशियल पावर हो गया, एग्जीक्यूटिव पावर हो गया। फाइनेंशियल पावर में से कि यहाँ पे मनी बिल है, ये मनी बिल जो है राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं होता है, जबकि कहाँ पे होता है, लोकसभा में होता है। और लोकसभा में कम से कम 14 दिन तक यह रहता है और उसके बाद ऑटोमेटिक चला जाता है यहाँ पे लोकसभा के पास। तो जो यहाँ पे राज्यसभा इसको एडवाइस देता है, इसका मतलब बाउंडेशन नहीं होता है कि आपको मानना पड़ेगा मेरा एडवाइस। अगला पॉइंट यहाँ पे एग्जीक्यूटिव पावर है, आप यहाँ देख सकते हैं, द यूनियन काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकसभा एंड दी नॉट राज्यसभा। सो दीज आर दी एग्जीक्यूटिव पावर। अमेंडमेंट पावर, अगर आप देखेंगे इसका अमेंडमेंट पावर, तो यहाँ पे 2/3 बहुमत जो है राज्यसभा से और यहाँ पे लोकसभा से दोनों से पास होना चाहिए। तो ये हमारा हो गया अमेंडमेंट पावर। इलेक्टरल पावर भी हमारा जरूरी होता है, राज्यसभा एट दी इलेक्टरल पावर आल्सो। ठीक, अब यहाँ देखिए, अगर आप देखेंगे इलेक्टरल पावर में, जैसे कि यहाँ पे हो गया कि द मेंबर ऑफ द राज्यसभा एंड द लोकसभा टुगेदर इलेक्ट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। और यहाँ देखिए जो यहाँ पे राज्यसभा होता है, इसका जो यहाँ पे चेयरमैन होता है, कौन होता है, डिप्टी चेयरमैन होता है, वो भी हमारा राज्यसभा का। जो यहाँ पे राज्यसभा का मतलब क्या होते हैं, चेयरमैन, वो कौन होते हैं, इन्हीं को बोला जाता है डिप्टी चेयरमैन। ये हमारे होते हैं वाइस प्रेसिडेंट, जो कि मेंबर नहीं होते हैं किसकी, राज्यसभा के। ये हमारा हो गया जुडिशियल पावर। ठीक, ये सारे पावर यहाँ पे हैं। तो अगर कोई कानून बनना हो, कोई यहाँ बिल पास करवाना हो, तो यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा का इंटरेक्शन बहुत ही जरूरी होता है। अगर आप देखेंगे इम्पीचमेंट प्रोसेस, तो इम्पीचमेंट प्रोसेस भी दोनों, यानी लोकसभा में और यहाँ पे राज्यसभा में दोनों की आवश्यकता होती है। सो दीज आर दी पावर एंड द फंक्शन ऑफ दी राज्यसभा। मैंने क्या बताया आपको कि अगर कोई बिल पास करना हुआ तो लोकसभा से और यहाँ राज्यसभा से दोनों का इंटरेक्शन होगा, तभी बिल किसके पास जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा। अगर ये अपना अप्रूवल दे दिए प्रेसिडेंट, सो दिस बिल विल बी कन्वर्ट इनटू एक्ट। सो दीज आर दी फंक्शन एंड दी पावर ऑफ दी राज्यसभा। अगर यहाँ थोड़ा सा और देखें राज्यसभा के बारे में कि राज्यसभा की क्वालिफिकेशन क्या होती है, तो पहला यहाँ क्वालिफिकेशन होगा कि वह इंडिया का नागरिक होना चाहिए और कम से कम जो इसका एज है वह 30 साल होना चाहिए। और इसको जो पार्लियामेंट देता है अधिकार, कौन सा, एडिशनल क्वालिफिकेशन, एडिशनल क्वालिफिकेशन किसको, राज्यसभा को, वो हमारा होता है RPI एक्ट 1951 में। कौन, जो यहाँ पे एडिशनल क्वालिफिकेशन है, दीज आर दी कम्स अंडर दी RPI एक्ट 1951। सो दीज आर दी क्वालिफिकेशन ऑफ दी राज्यसभा कि कम से कम वह जो है इंडिया का नागरिक हो, जिसका उम्र है मिनिमम 30 साल होना चाहिए। और जो इसका यहाँ पे कार्यकाल होता है, मतलब टेन्यूर होता है, वो कितना होता है, 6 साल होता है। अगर कोई पूछे तो बता देना कि हमारे संविधान में इसके बारे में जिक्र नहीं किया गया है, जबकि पार्लियामेंट डिसाइड करता है RPI एक्ट 1951 में। इन्हीं के द्वारा जो राज्यसभा का कार्यकाल है कितना है, 6 साल है। ठीक, अब आगे चलिए लोकसभा के बारे में देखते हैं। अब यहाँ देखिए लोकसभा, लोकसभा में जैसे इसमें मान लीजिए 545 मेंबर हैं, 545 मेंबर। तो लोकसभा में 2 मेंबर जो होते हैं, 2 मेंबर, उसको जो राष्ट्रपति होता है क्या करता है, नॉमिनेट करता है। और ये 2 मेंबर कहाँ से आते हैं, ये हमारे होते हैं एंग्लो इंडियन। क्या होते हैं, एंग्लो इंडियन होते हैं। लेकिन एक बात नोट करना यहाँ पे, इस समय जो है आर्टिकल 104 के तहत, आर्टिकल 104 के तहत जो आपका 2 नॉमिनेटेड मेंबर हैं दी लोकसभा, इसको हटा दिया गया है। मतलब इस समय अब जो है लोकसभा से कोई भी नॉमिनेट नहीं होता है। किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 104 के तहत। यानी कि लोकसभा में पहले होता था कि जो यहाँ पे 2 मेंबर होते हैं, ये नॉमिनेट होते थे किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन अब जो है प्रेसिडेंट्स को, मतलब यहाँ पे कोई भी मतलब यहाँ मेंबर को नॉमिनेट नहीं करता है, आर्टिकल 104 के द्वारा, आर्टिकल 104। ठीक, और जो हमारा लोकसभा होता है, ये हमारा लोअर हाउस होता है, लोअर हाउस होता है। और लोकसभा में मनी बिल जारी किया जाता है। लोकसभा में जो मेंबर होते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट क्या होता है, इलेक्शन होता है। कैसा होता है इलेक्शन, डायरेक्ट होता है, क्योंकि दीज आर दी हाउस ऑफ द पीपल, क्योंकि यह लोगों की क्या है, हाउस है। अब यहाँ देखिए, यहाँ मेंबर होते हैं, मैंने बताया आपको कि यहीं पे पास होती है क्या, मनी बिल। और मनी बिल पास होने के बाद कहाँ जाती है, मतलब यहाँ पे राज्यसभा के पास। और राज्यसभा के पास कम से कम 14 दिन आती है। राज्यसभा केवल अपना यहाँ पे एडवाइस दे सकता है, और जो इसका एडवाइस है वो बाउंडेड नहीं होगी। तब उसके बाद जाता है प्रेसिडेंट के पास। अब यहाँ देखिए पावर एंड दी फंक्शन ऑफ द लोकसभा। यहाँ देखिए, यहाँ जो पावर इसका पहला हमारा लेजिस्लेटिव पावर, ये क्या है, लोकसभा, जिसके साथ साथ जो हमारा राज्यसभा है इसके पास क्या है, फ्रेम, यानी कि ला यहाँ बनाता है किसी विषय पे, जैसे कि यूनियन लिस्ट हो गया, संघ सूची हो गया, यहाँ पे समवर्ती सूची हो गई। और यहाँ पे मतलब जितनी यहाँ पे लिस्ट है, अगर कोई यहाँ पे ला बनाना है, तब यहाँ पे दोनों का पावर है, राज्यसभा का भी और यहाँ पे लोकसभा का भी।
दोनों यहाँ मिल करके क्या बनाएंगे, किसी पे लॉ बनाएंगे। और वह लॉ कैसे पास होगा, जब लोकसभा यहाँ अपना मतलब यहाँ पे अपना एग्रीमेंट दे दिया और यहाँ पे राज्यसभा ने अपना एग्रीमेंट दे दिया, तब वह लॉ मतलब जो जाता है किसके पास, प्रेसिडेंट के पास, तब प्रेसिडेंट अपना यहाँ पे अप्रूवल देते हैं तो हमारा पास हो जाता है बिल। ठीक, तो किसी यहाँ पे मतलब लिस्ट पे, किसी यहाँ पे समवर्ती सूची पे ये लोग क्या करते हैं, फ्रेम दी लॉ बनाते हैं। अब यहाँ देखिए अगला हमारा है ऑर्डिनरी बिल। अब ऑर्डिनरी बिल जो होता है आर्टिकल नंबर 123 के तहत क्या होता है, जो प्रेसिडेंट होते हैं क्या करते हैं, मतलब ये अपना ऑर्डिनरी बिल जारी करते हैं। जब हमारा पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता है तो इस समय जो प्रेसिडेंट होते हैं लॉ बनाते हैं। जैसे मान लीजिए, एक सेकंड मैं आपको बता रहा हूँ, ये इधर देखिए, यहाँ जैसे कि पार्लियामेंट सेशन में नहीं है। अब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो हमें नेशनल इंटरेस्ट में, नेशनल यानी कि राष्ट्र हित में कोई कानून बनाना है, तब यहाँ पे इस कंडीशन के प्रेसिडेंट होंगे, लॉ बनाएंगे। वह जो लॉ होगी हमारी टेम्प्रेरी होगी। आर्टिकल 123 के तहत, आर्टिकल 123 के तहत एक लॉ बनाएंगे जिसे बोला जाता है ऑर्डिनेंस बिल, ऑर्डिनरी बिल। ये जो हमारा लॉ होता है कैसा होता है, टेम्प्रेरी लॉ होता है। लेकिन जैसे ही पार्लियामेंट आता है सेशन में, जैसे ही पार्लियामेंट आता है सेशन में, तब यानी कि 6 महीने के अंदर ये बिल क्या होती है, पास हो जाती है। कहने का मतलब यही है, जैसे ही पास हुआ, अब मान लीजिए पार्लियामेंट सेशन में आ गई तो 6 वीक्स के अंदर इसको पास करना पड़ेगा। किसको, यहाँ पे पार्लियामेंट को। तो ये हमारा क्या हो गया, ऑर्डिनेंस हो गया। और जितने यहाँ बिल पास होते हैं, मतलब जितने यहाँ बिल पास होंगे उसमें जो भागीदारी किसकी होती है, लोकसभा की होती है 90%। यहाँ देखिए 95% ऑफ बिल आर इंट्रोड्यूस इन दी लोकसभा। 95% जो बिल होती है उसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाता है लोकसभा में। इसका यहाँ पे एग्जीक्यूटिव पावर हो गया। यहाँ पे अंडर द आर्टिकल 75(3) कॉन्स्टिट्यूशन काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर हैज़ बीन मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर दी लोकसभा। ये पूरा अच्छे तरीके देख लीजिए, आप दी फाइनेंशियल पावर्स का देख लीजिए। वही मतलब कि अगर यहाँ मनी बिल पास हुआ तो सबसे पहले जाएगा लोकसभा के पास, उसके बाद 14 दिन यहाँ पर रहेगा राज्यसभा के पास। तो जो यहाँ पे लोकसभा स्पीकर है, लोकसभा में जारी होता है मनी बिल। अब यहाँ देखिए जुडिशियल पावर। जुडिशियल पावर में जैसे कि यहाँ पे इम्पीचमेंट, यहाँ देखिए गलत दिया गया है, यहाँ पे थोड़ा सा एक बात नोट करना कि जब भी इम्पीचमेंट प्रोसेस का नाम दिया जाएगा तो वह केवल होगा प्रेसिडेंट के पास। तो यहाँ पे इम्पीचमेंट जो यहाँ पे पावर है ये हमारा पार्लियामेंट में है, लोकसभा के पास और यहाँ पे राज्यसभा के पास। कोई भी हमें मान लीजिए संविधान संशोधन करना होगा तो दोनों की यहाँ पे सहमति लेनी पड़ेगी, चाहे राज्यसभा से चाहे आपका लोकसभा से। अंडर दी आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन होता है। ठीक, सो दीज आर दी लोकसभा पावर। अब यहाँ देखिए जो यहाँ पे इमरजेंसी होती है इसमें भी भागीदारी किसकी होती है, लोकसभा और यहाँ पे राज्यसभा की। जैसे कि यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी हो गई, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी हो गई, फाइनेंशियल इमरजेंसी हो गई, इन सभी में। जैसे कि यहाँ पे जो नेशनल इमरजेंसी है ये हमारी आती है 352 आर्टिकल में, और जो यहाँ पे स्टेट इमरजेंसी है ये हमारा आता है 356 में। अब यहाँ देखिए 3 प्रकार की इमरजेंसी होती है। पहला हमारा होता है नेशनल इमरजेंसी, पहला हमारा होता है नेशनल इमरजेंसी 352 आर्टिकल में। दूसरा हमारा होता है स्टेट इमरजेंसी, ये हमारा होता है 356 में। और तीसरा हमारा होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो हमारा होता है, या फिर बोलिए आप उसको कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, जो कि हमारा होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो 360 आर्टिकल में होता है। तो यहाँ पे जो प्रेसिडेंट होता है एक कैबिनेट के रिकमेंडेशन से कहाँ पे आता है, प्रेसिडेंट के पास जाता है, और प्रेसिडेंट इसको क्या करता है, प्रोक्लेम करता है किसको, नेशनल इमरजेंसी को, और 1 महीना के अंदर जो पार्लियामेंट होता है इसको पास करता है। तब राष्ट्रपति 6 मंथ करके अनिश्चित काल तक नेशनल इमरजेंसी उसको लगा सकता है। तो नेशनल इमरजेंसी कौन लगाता है, वो लगाता है प्रेसिडेंट। तो ये हमारा हो गया क्या, लोकसभा और राज्यसभा। ये मैंने पूरा आपको बता दिया कि लोकसभा और राज्यसभा में देखिए अंतर क्या होता है। लोकसभा हमारा क्या होता है, हाउस ऑफ द पीपल होता है, ये हमारा काउंसिल ऑफ द स्टेट होता है, और यहाँ पे उच्च वर्ग यहाँ पे होते हैं। और जो यहाँ पे राज्यसभा का इलेक्शन होता है इनडायरेक्ट होता है, और लोकसभा का जो यहाँ पे इलेक्शन होता है इनडायरेक्ट होता है। लोकसभा का जो यहाँ पे टेन्योर होता है 5 साल होता है, और यहाँ 25 साल होता है। इसका जो मिनिमम होता है 30 साल, और लोगों का यहाँ पे जो मेंबर का कार्यकाल होता है 6 साल होता है। ठीक, लोकसभा में क्या होता है, मनी बिल पास होता है, लेकिन राज्यसभा में मनी बिल पास नहीं होता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्या है, इसके यहाँ पे डिफरेंस है। लोकसभा को जो यहाँ प्रेसिडेंट होता है उसको डिजॉल्व करता है, तब इसकी जो यहाँ पे कार्यकाल है लगभग 1 साल क्या होती है, बढ़ जाती है। और जो यहाँ पे लोकसभा होता है लोअर हाउस होता है, और जो राज्यसभा होता है अपर हाउस होता है, और यहाँ पे परमानेंट हाउस होता है। लेकिन जो यहाँ पे लोकसभा होता है ये टेम्परेरी हाउस होता है। इसलिए जो यहाँ प्रेसिडेंट होता है लोकसभा को डिजॉल्व करता है, लेकिन राज्यसभा को डिजॉल्व नहीं करता है प्रेसिडेंट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो राज्यसभा में क्या है, टेम्परेरी हाउस नहीं है, परमानेंट हाउस है। इसलिए इसको जो यहाँ पे राष्ट्रपति होते हैं राज्यसभा को भंग या फिर डिजॉल्व नहीं करते हैं। अब यहाँ देखिए लोकसभा क्या होता है, हेड स्पीकर होता है, लेकिन जो राज्यसभा का हेड कौन होता है, जो इसका प्रिसाइड करता है, वह वाइस प्रेसिडेंट होते हैं।
ठीक। सो दीज आर दी लोकसभा एंड राज्यसभा कि प्रेसिडेंट क्या होते हैं, इनका पावर क्या है, इनका फंक्शन क्या है। देखिए भाग नंबर जो 5 होता है यानी पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 5 में डिस्कस किया गया यूनियन के बारे में, संघ के बारे में। अब जो होता है यूनियन, ये आर्टिकल 52 से लेकर के 151 तक होता है। कौन? यूनियन। अब यूनियन यहाँ पे 3 प्रकार के होते हैं। एक हमारा होता है एग्जीक्यूटिव, और दूसरा हमारा क्या होता है लेजिस्लेटिव होता है, और तीसरा हमारा होता है जुडिशरी। ठीक। अब यहाँ देखिए जो यहाँ पे प्रेसिडेंट आते हैं किस में आते हैं। अब जो यहाँ पे यूनियन एग्जीक्यूटिव होता है, एग्जीक्यूटिव, इसमें कौन कौन आता है? इसमें आते हैं प्रेसिडेंट, इसमें आते हैं वाइस प्रेसिडेंट, इसमें आते हैं प्राइम मिनिस्टर, इसमें आते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, COM काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और इसमें आते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अब जो हम लोग बात करें प्रेसिडेंट के बारे में, तो देखिए यहाँ पे प्रेसिडेंट होते हैं डियर फ्रेंड, प्रेसिडेंट, इनका जो पोस्ट बनाया गया इंडिया में, यह आता है आर्टिकल नंबर 52। आर्टिकल नंबर 52 बोलता है कि भारत में एक राष्ट्रपति का क्या होगा, पोस्ट होगा। अब जो यहाँ पे डेमोक्रेसी होती है 2 प्रकार की होती है, एक हमारा होता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी और एक हमारा होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। जो यहाँ पे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है, यहाँ पे 2 प्रकार की होती है, एक हमारा होता है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और एक हमारा होता है प्रेसिडेंटियल डेमोक्रेसी। अब यहाँ जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होती है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, इसमें क्या होता है, इसमें जो एग्जीक्यूटिव होता है इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। एक हमारा होता है नॉमिनल हेड, और एक हमारा होता है रियल हेड। तो जो यहाँ पे रियल हेड होता है यानी कि जो देश को चलाता है वह कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। अब जो यहाँ पे नॉमिनल हेड होते हैं यानी कि हेड ऑफ द स्टेट वह कौन होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, प्रेसिडेंट। आपने देखा होगा कि मैंने क्या बताया आपको कि लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों के इंटरेक्शंस क्या होता है, बिल यहाँ पे जनरेट होता है। अब यही बिल जाता है प्रेसिडेंट के पास, अब प्रेसिडेंट ने अपना अप्रूवल दे दिया तो बिल हमारा कन्वर्ट होता है एक्ट में। अब जो यहाँ पे प्रेसिडेंट जी ने बिल पर अप्रूवल अपना दिया, एग्रीमेंट दिया, वो किसके सलाह पर, प्रधानमंत्री के, मोदी जी के। यानी कि जो यहाँ पे प्रेसिडेंट भाई साहब हैं, इनके पास जो पावर है वो कौन सा पावर है, रियल नहीं पावर है, ये नॉमिनल है, केवल यहाँ पे नाम का पावर इनको दिया गया है। लेकिन ये काम करते हैं किसके बिहाफ पे, मतलब यहाँ पे PM के बिहाफ पे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बिहाफ पे काम करते हैं। अब यहाँ देखिए जो यहाँ पे प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट, इनको दिया गया एग्जीक्यूटिव पावर अंडर द आर्टिकल 53 में, जो कि क्या होते हैं, प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, हेड ऑफ द स्टेट, इंडियन स्टेट। लेकिन जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। अब यहाँ देखिए मैंने क्या बताया आपको कि जो प्रेसिडेंट होता है वो किसके बिहाफ पे काम करता है, मतलब एडवाइस पे, तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के। जैसे कि पार्लियामेंट में, जैसे पार्लियामेंट है, अगर पार्लियामेंट में अपने सेशन में नहीं है, पार्लियामेंट नॉट इन सेशन, अगर ये सेशन में नहीं है, अब मान लीजिए राष्ट्र के हित में बनाना है कानून, तब यहाँ जो प्रेसिडेंट होगा यह बनाएगा एक मतलब बिल, वो हमारा होता है ऑर्डिनरी बिल यानी कि अध्यादेश बिल। अब जो यहाँ पे जारी करता है आर्टिकल नंबर 123 से, अब जो यहाँ बिल जारी करता है किसके मतलब सलाह पे, तो प्राइम मिनिस्टर के, ये PM प्राइम मिनिस्टर की सलाह पे। तो वही कहने का मतलब है। अब जो यहाँ PM मतलब यहाँ पे राष्ट्रपति होते हैं, क्या होते हैं मैंने पूरा बता दिया आपको। इनका क्वालिफिकेशन देख लीजिए, क्वालिफिकेशन ऑफ दी COI यहाँ बता दे रहा हूँ, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया POI। सबसे पहला क्वालिफिकेशन क्या होता है कि यह भारत के नागरिक होना चाहिए, यानी इंडिया के नागरिक होना चाहिए। मिनिमम एज 35 ईयर, और किसी भी मतलब पार्लियामेंट जो लोकसभा होती है वहाँ से यह इलेक्टेड होना चाहिए, इलेक्टेड फ्रॉम दी लोकसभा। ठीक। या किसी भी यानी कि किसी भी मतलब जो लाभ के पद पर इनको नहीं होना चाहिए, डोंट होल्ड ऑफिस ऑफ दी प्रॉफिट, किसी मतलब लाभ के पद पर इनको नहीं होना चाहिए। सो दीज आर दी क्वालिफिकेशन ऑफ दी प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट का जो क्वालिफिकेशन होता है वो आर्टिकल नंबर किस में आता है, 58 में आता है। अब आगे देखिए, अब यहाँ आता है इलेक्टोरल कॉलेज। अगर हम देखें प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज, ये सारी चीज़ आप ध्यान देखिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे सब केवल क्वांटम मतलब खोल दे रहे हैं पूरा, बस ऐसे यहाँ पढ़ते हुए जा रहे हैं, प्रेसिडेंट ऐसे हैं फिर वैसे हैं। लेकिन बढ़िया तरीके से पढ़िए आप कॉन्स्टिट्यूशन को, तभी आएगा समझ में। अब जो यहाँ पे इलेक्टोरल कॉलेज होता है ये आता है आर्टिकल नंबर 54 में। किसमें आता है, आर्टिकल नंबर 54 में। अब प्रेसिडेंट के इलेक्शन में यानी कि इसके इलेक्टोरल कॉलेज में कौन यहाँ पे शामिल होता है, यहाँ पे जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं, केवल यहाँ पे इलेक्टेड मेंबर बोल रहा हूँ, ध्यान समझिए मेरी बात को, केवल यहाँ पे इलेक्टेड मेंबर ऑफ दी पार्लियामेंट यानी कि मेंबर ऑफ दी पार्लियामेंट, और यहाँ पे MLA लेजिस्लेटिव असेंबली जो यहाँ पे होती है, यही यहाँ पे शामिल होते हैं। दूसरा बात देख लीजिए थोड़ा सा और, जो इम्पीचमेंट प्रोसेस होता है किसका,
मतलब यहाँ प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट प्रोसेस महाभियोग, तो इसमें हमारा केवल लोकसभा और यहाँ पे राज्यसभा इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर आर पार्टिसिपेट इन द इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक, तो मैंने पूरा अच्छी तरह बता दिया आपको कि जो यहाँ पे इलेक्टोरल कॉलेज होता है यानी पार्लियामेंट के जो मेंबर होते हैं इलेक्टेड, और यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर होते हैं, बोथ आर पार्टिसिपेट इन द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंट। और जो यहाँ पे इलेक्टोरल कॉलेज होता है आर्टिकल नंबर 54 में आता है। सो दीज आर दी अबाउट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। जो प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया होते हैं क्या होते हैं, रियल नहीं होते हैं, नॉमिनल हेड होते हैं। अब यहाँ देखिए प्रेसिडेंट का एग्जीक्यूटिव पावर, जो यहाँ पे प्रेसिडेंट होते हैं ये क्या करते हैं, यहाँ पे अपॉइंटमेंट करते हैं और यहाँ पे रिमूव करते हैं किसको, ऑफिस एंड दी कमीशन। इसको क्या करते हैं, इस ऑफिस को यहाँ पे अपॉइंटमेंट करते हैं। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे जज हो गया, देखिए चीफ जस्टिस ऑफ दी सुप्रीम कोर्ट, और यहाँ पे जो जज हो गया हाई कोर्ट का, इन सभी को क्या करते हैं प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करते हैं। सो दीज आर दी एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ दी प्रेसिडेंट। अब यहाँ देखिए लेजिस्लेटिव पावर, यहाँ देखिए लेजिस्लेटिव पावर क्या होता है। लेजिस्लेटिव पावर बढ़िया देखिए, जो लोकसभा होता है और राज्यसभा होता है, मान लीजिए लोकसभा ने बिल गया पार्लियामेंट में, ठीक, अब लोकसभा ने अपना अप्रूवल दे दिया, लेकिन राज्यसभा कह रहे भाई मैं नहीं दूंगा, भाई कुछ भी हो जाए लेकिन मैं अपना एग्रीमेंट नहीं दूंगा। यानी कि वह बिल गया लोकसभा में और लोकसभा में 6 महीना के अंदर वह बिल यहाँ पे रहा और यहाँ पे जो राज्यसभा है अपना कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो उस समय कंडीशन होती है जिसे बोला जाता है डेडलॉक कंडीशन। डेडलॉक कंडीशन, और इसी समय इसी कंडीशन में जो प्रेसिडेंट होते हैं या बुलाते हैं क्या, ज्वाइंट मीटिंग। किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल नंबर 108, यानी अंडर द आर्टिकल 108 प्रेसिडेंट समन ज्वाइंट मीटिंग एंड दिस ज्वाइंट मीटिंग प्रेसाइडेड बाय द लोकसभा स्पीकर, क्योंकि लोकसभा में बहुत ज़्यादा मेंबर होते हैं कंपेयर देन दी राज्यसभा। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ दी प्रेसिडेंट हो गया। दूसरा पावर क्या होता है, जो यहाँ पे इधर देखिए मैं इसी बता दे रहा हूँ, इसी ये ना देखिए एक नंबर तरीके देखिए अपने दोस्तों के पास मैक्सिमम शेयर करिए। ठीक, इसका और देखिए पावर, दूसरा पावर यहाँ पे पार्लियामेंट होता है। पार्लियामेंट क्या होता है, 3 प्रकार के यहाँ पे सेशन होते हैं। पहला हमारा होता है बजट सेशन, दूसरा हमारा होता है मानसून सेशन और तीसरा हमारा होता है विंटर सेशन। तो इन सभी सेशनों को जो प्रेसिडेंट होता है क्या कर सकता है, एबॉलिश कर सकता है, समाप्त कर सकता है। कौन, प्रेसिडेंट, ये पावर हो गया। ठीक, और जैसे कि लोकसभा जो है, लोकसभा में गया मनी बिल, भाई लोकसभा जो यहाँ होता है स्पीकर क्या करता है, इंट्रोड्यूस करता है मनी बिल, लेकिन यह मनी बिल इंट्रोड्यूस करने के पहले रिकमेंडेशन लेना पड़ेगा किससे, प्रेसिडेंट से। और देखिए यहाँ पे कोई भी यहाँ पे जो मैसेज होता है या बिना सिग्नेचर किए किसके, यहाँ पे प्रेसिडेंट की, वो जो लागू नहीं होगा। और जो यहाँ पे प्रेसिडेंट होता है लोकसभा क्या कर सकता है, यहाँ पे डिजॉल्व कर सकता है, मतलब भंग कर सकता है। प्रेसिडेंट जो होते हैं वो क्या करते हैं, एड्रेस करते हैं जो पार्लियामेंट, चाहे लोकसभा हो गया या फिर राज्यसभा हो गया किसी भी समय, तो जो यहाँ पे एड्रेस करते हैं अंडर द आर्टिकल 87। एक नंबर तरीके बता रहा हूँ आपको, तो मैक्सिमम शेयर करना अपने दोस्तों के पास। डिप्लोमेटिक पावर क्या होता है प्रेसिडेंट का, ये हमारे जो भारत को इंटरनेशनल फोरम क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, बट ही हैव टू टेक अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट। और अगला पॉइंट देखिए, सेंट एंड रिसीव एम्बेसडर, और यहाँ पे जो अंतर्राष्ट्रीय यहाँ पे संधि होती है, ट्रीटीज होती है, और जो यहाँ पे एग्रीमेंट होता है, सहमति होती है, किसके भी यहाँ पे होती है, प्रेसिडेंट। लेकिन फिर भी प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट से क्या करना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए फाइनेंशियल पावर ऑफ दी प्रेसिडेंट, कहने का मतलब देखिए वही बात, मनी बिल जो लोकसभा में क्या होती है, इंट्रोड्यूस होती है, बट ही हैव टू टेक रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। सो दीज आर दी फाइनेंशियल पावर। अब अगर आप देखना चाहें थोड़ा सा और लेजिस्लेटिव पावर में क्या होता है, अगर आप देखना चाहें थोड़ा सा और देख लीजिए, बस थोड़ा सा। जैसे कि यहाँ पे जो लोकसभा है और राज्यसभा है, इन दोनों के इंट्रैक्शन से गया बिल प्रेसिडेंट के पास, कहा भाई आप थोड़ा साइन कर दो उस पर ताकि लागू हो जाए, लेकिन प्रेसिडेंट भाई सब क्या हो गए, गुस्सा हो गए, नहीं जी मैं नहीं करूँगा। यानी कि आप जो यहाँ पे बिल गया प्रेसिडेंट के पास, उसने क्या किया, उस बिल को तुरंत घुमा दिया, किसके लिए, इम्प्रूव करने के लिए। यानी कि यहाँ जो प्रेसिडेंट है इन्होंने पालन किसका किया, किसका पावर यूज़ किया, इसने यहाँ पे यूज़ किया सस्पेंसिव वीटो पावर, सस्पेंसिव वीटो पावर। अगला इनका देखिए पावर लेजिस्लेटिव में, दूसरा पावर जो यहाँ पे राज्यसभा है, जो यहाँ पे लोकसभा है, इन दोनों के इंट्रैक्शन से गया बिल कहाँ पे, प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट ने फिर घुमा दिया। यानी कि 6 महीने के अंदर इसने कोई भी अपना रिस्पॉन्स नहीं दिया, विद इन 6 मंथ। यानी कि यहाँ पे जो प्रेसिडेंट हैं यूज किए पॉकेट वीटो पावर। सो दीज आर दी पावर ऑफ दी प्रेसिडेंट।
डिप्लोमेटिक पावर हो गया, यहाँ पे फाइनेंशियल पावर हो गया। मिलिट्री पावर क्या होता है, ये क्या होते हैं, यहाँ पे हेड होते हैं, कमांड होते हैं क्या, आर्म फोर्सेस के इंडिया के, जो हमारा यहाँ पे शामिल होता है इनका पावर 53 में। ये डिक्लेयर करते हैं क्या, वार, बट यू हैव टू टेक अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट। ये हमारा हो गया जुडिशियल पावर, जो यहाँ पे क्या करते हैं, अपॉइंटमेंट करते हैं ये। और यहाँ देखिए जो यहाँ पे प्रेसिडेंट होते हैं अंडर द आर्टिकल 143 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट होता है, इससे मतलब यहाँ पे एडवाइस ले सकते हैं, बट वो एडवाइस प्रेसिडेंट पे बाउंडेड नहीं होगी। प्रेसिडेंट के पास क्या होता है, क्षमा करने की होती है शक्ति, यानी कि पार्डनिंग पावर अंडर द आर्टिकल 72, 72 आर्टिकल के तहत। प्रेसिडेंट जो है देखिए इनके पास इमरजेंसी पावर होता है, यानी कि ये क्या करते हैं, इमरजेंसी लगाते हैं किस आर्टिकल के तहत, तो देखिए पहला यहाँ होता है नेशनल इमरजेंसी, यानी अगर मान लीजिए बाहर ही कोई अटैक हो गया, ये हमारा आता है 352 आर्टिकल में। दूसरा हमारा होता है स्टेट इमरजेंसी, मान लीजिए कोई यहाँ पे स्टेट मतलब संवैधानिक रूल का पालन नहीं कर रही है तो यहाँ पे इमरजेंसी लगती है, वो हमारा होता है स्टेट इमरजेंसी। तो ये हमारा आता है आर्टिकल 356 में। और तीसरा हमारा होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 में। ये पूरा कंप्लीट हो चुका प्रेसिडेंट के बारे में। अब आगे देखिए, अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है PIL, यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक का मतलब क्या होता है, जन, यानी कि जो यहाँ पे कॉमन पीपल होते हैं उनके बारे में बात किया था, उनके हित के बारे में। जो यहाँ पे इंटरेस्ट होता है हित, यानी कि कॉमन पीपल के हित के बारे में उनको न्याय दिलाना, उनका जो फंडामेंटल राइट्स का हनन ना हो, ताकि उनको यहाँ पे न्याय दिलाया जा सके। अगर आप बिना कोर्ट में, मतलब आप चाहे कोर्ट संबंधित हो या फिर नहीं हो, फिर भी आप किसी व्यक्ति का सहायता कर सकते हो PIL के द्वारा। अगर उसका दैहिक हनन हो रहा है, यानी कि फंडामेंटल राइट्स का डिस्ट्रॉय हो रहा है, वायलेशन हो रहा है, उसको यहाँ पे न्याय नहीं मिल रहा है, तब भी आप उसका सहायता कर सकते हो, चाहे आप कोर्ट से संबंधित हो या फिर नहीं हो, कोई मैटर यहाँ पे नहीं है। ठीक, तो PIL में दो यहाँ पे शब्द होते हैं। पहला यहाँ पे शब्द होता है देखिए कंसर्न सिटीजन, और दूसरा हमारा होता है लार्जर पब्लिक, यहाँ पे इंटरेस्ट हो गया। अब देखिए इसका अगर हम बात करें कि PIL किस किस मतलब यहाँ पे कैटेगरी में आता है, जैसे कि आपका हो गया बॉन्डेड लेबर हो गया, जेल पिटीशन हो गया, यानी कि एक जेल में बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे रह नहीं सकते हैं। दूसरा हमारा हो गया पुलिस पिटीशन हो गया, यानी कि आप थाने में गए लेकिन आपको जो मामला है दर्ज नहीं हो रहा है। ठीक, अगला है बात होता है PIL का कैटेगरी कि यहाँ पे जो पिटीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द वुमेन, पिटीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द वुमेन, जैसे कि मान लीजिए रेप के मामले में, डोरी सिस्टम के मामले में, तो ये सारी चीज़ें हमारी आती हैं PIL कैटेगरी के अंदर। अब यहाँ पे प्रोटेक्शन दी जाती है किसको, SC और ST को, पिटीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द SC एंड द ST। तो अगर हम लोग बात करें कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है न्याय दिलाना, नीड फॉर द जस्टिस, JUDTIC, जस्टिस। और दूसरा हमारा होता है कंसर्न सिटीजन, और तीसरा हमारा होता है लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट। तो यही हमारा हो गया PIL। आप सारा चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं। और एक बात यहाँ देख लीजिए कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या होता है, अगर किसी भी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार का यहाँ पे हनन हो रहा है, तो आर्टिकल नंबर 32 अगर आप पढ़े होंगे फंडामेंटल राइट्स, इसका जो क्लास 2 है इसमें बात की जाती है 5 प्रकार के रिट जारी किए जाते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति का मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तब वह सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। यानी कि यहाँ पे आर्टिकल नंबर 32 के द्वारा वह सुप्रीम कोर्ट जा सकता है अगर उसका फंडामेंटल राइट्स वायलेशन हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है तब। अगर फंडामेंटल राइट्स के अलावा अगर यहाँ कुछ और मैटर है, केस है, जैसे कि यहाँ पे पिटीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द वुमेन हो गया, नेग्लेक्टेड चिल्ड्रन हो गया, बाउंडेड लेबर हो गया, यहाँ देखिए यहाँ नीचे दिया गया सब चीज़, ये सारा चीज़ें, यानी कि फंडामेंटल राइट्स के अलावा, तब यहाँ पे आर्टिकल नंबर 226 ये आर्टिकल आप नोट करिए, इसका प्रयोग करके वह हाई कोर्ट जा सकता है। सो दीज आर दी PIL यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अब आगे देखिए, अब यहाँ अगला क्वेश्चन है कि लोकपाल क्या होता है और फिर लोकायुक्त क्या होता है। तो देखिए जो लोकपाल होता है और फिर लोकायुक्त होता है, ध्यान से देखिए इसके बारे में, लोकपाल और फिर लोकायुक्त के बारे में। इन दोनों का प्रयोग किया गया है नेशनल लेवल पे या फिर अपर लेवल को चेक करने के लिए, ताकि जो यहाँ पे भ्रष्टाचार है, जो यहाँ पे करप्शन है, उस करप्शन को मतलब यहाँ पे समाप्त किया जा सके। तो लोकपाल और फिर लोकायुक्त, इन दोनों को इसलिए पास किया गया, इसलिए इसका सेटअप किया गया ताकि ये अपर लेवल पर जा करके जैसे कि यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गया, बड़े बड़े अधिकारी हो गए, नेशनल लेवल पे जो यहाँ पे हो गए, इनको यहाँ पे चेक किया जाए, उनकी जांच की जाए, ताकि यहाँ भ्रष्टाचार को कम किया जाए। अब यहाँ देखिए लोकपाल और फिर लोकायुक्त, इन दोनों का जो अधिनियम था कई बार प्रयास किया गया लाने के लिए, लेकिन इसके बावजूद भी मतलब कम से कम 8 वर्ष का हुआ प्रयास,
8 बार प्रयास पास करने के बावजूद भी यह पास नहीं हुआ। हम देखेंगे कि अगर 1968 में 1968 में यह लाया गया था, मतलब इसका जो बिल था लाया गया था पार्लियामेंट में, लेकिन उस समय क्या हुआ कि जो लोकसभा थी ये हो गई डिजॉल्व, भंग हो गई। जैसे डिजॉल्व हो गई यानी उस समय जो एक्ट थी, जो यहाँ पे बिल थी, मतलब यहाँ की लोकपाल का जो फिर लोकायुक्त का, वह क्या हो गया, समाप्त हो गया। क्योंकि आपको पता है कि जो यहाँ पे लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है, अगर इन दोनों अपना अप्रूवल देंगे तभी यह जाएगा किसके पास, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाएगा। ठीक, अब यहाँ देखिए लोकपाल क्या होता है। लोकपाल का यहाँ पे मतलब यहाँ पे गठन किया गया है केंद्र में, सेंटर में, यूनियन में, लेकिन जो यहाँ पे क्या होते हैं, लोकायुक्त होते हैं, उनका यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है राज्यों में। जो यहाँ पे लोकायुक्त होते हैं, लोकायुक्त, इनका यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग किया गया है कहाँ पे, स्टेट में। तो ये बात आपको नोट करना है कि जो यहाँ पे लोकपाल होते हैं ये कहाँ पे होते हैं, सेंटर में होते हैं, लेकिन जो यहाँ पे लोकायुक्त होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, स्टेट में होते हैं। ठीक, अब इनका देखिए, लोकपाल और फिर लोकायुक्त ये दोनों लोग काम करते हैं किस पे, ऑम्बड्समैन संस्था पे। ये क्या थी, पहले संस्था थी जो इन्हीं प्रकार क्या करती, पहले काम करती थी। सबसे पहले जो संस्था थी ओम्बड्समैन, ये यहाँ पे सबसे पहले लागू हुई थी कहाँ पे, स्वीडन में 1809 ईस्वी में। बहुत बड़ा क्लास हो जाएगा, इसलिए मैं ज़्यादा डीपली मतलब यहाँ पे ज़्यादा डिटेल नहीं आना चाहता हूँ, शॉर्ट में आप थोड़ा समझ लीजिए लोकपाल के बारे में, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका पावर क्या है। अब यहाँ जो लोकपाल होता है और फिर लोकायुक्त होता है, ये दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, बल्कि क्या है, यहाँ पे स्टेटरी बॉडी है। क्योंकि इसके बारे में हमारे संविधान में कोई भी जिक्र, कोई भी डिफाइन, कोई मेंशन नहीं किया गया है। अब देखिए लोकपाल में क्या होता है, यहाँ पे 8 मेंबर होते हैं। इधर देखिए लोकपाल में क्या होता है, लोकपाल में टोटल मेंबर कितने होते हैं, 8, और प्लस एक क्या होता है, यहाँ पे चेयरमैन होता है, चेयरपर्सन होता है। अब इन 8 मेंबर में से ध्यान देखिए 4 मेंबर इधर और फिर 4 मेंबर इधर। अब जो 4 मेंबर होते हैं ये हमारे होते हैं जुडिशियल मेंबर, जुडिशियल मेंबर। ठीक, ये दूसरा हमारा होता है नॉन जुडिशियल मेंबर, नॉन जुडिशियल मेंबर। अब इस जुडिशियल मेंबर में कौन आता है, जो पहले यहाँ पे चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के और यहाँ पे हाई कोर्ट के, ये हमारे आते हैं जुडिशियल मेंबर में। और दूसरा हमारा होता है नॉन जुडिशियल मेंबर, यानी जो यहाँ पे पूरा इंटीग्रिटी हो, उनका सत्यनिष्ठा हो, बिना किसी उनके ऊपर कोई यहाँ पे केस ना चल रहा हो फालतू का भ्रष्टाचार वाला, और उनका कम से कम 25 साल का एक्सपीरियंस हो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर, यानी कि लोक प्रशासनिक में। जैसे कि आपका हो गया IAS ऑफिसर हो गए, पूर्व हो गए, जो यहाँ पे 25 साल का क्या उनका एक्सपीरियंस हो, विजिलेंस के मामले में, फाइनेंस के मामले में, बैंकिंग और फिर लॉ एंड मैनेजमेंट, इन सभी में क्या हो, इन सभी मतलब इनका जो है 25 साल का एक्सपीरियंस हो, तभी वो आएंगे। जो यहाँ मैंने क्या बताया आपको कि लोकपाल में जो 8 मेंबर होते हैं नॉन जुडिशियल मेंबर, वो उसकी क्या है, एलिजिबिलिटी है। ठीक, अब यहाँ देखिए जो लोकपाल होता है, लोकपाल के लिए यहाँ बैठाई जाती है क्या, सिलेक्शन कमेटी। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा और, जो यहाँ पे लोकपाल की होती है सिलेक्शन कमेटी, उसके बारे में देख लीजिए। लोकपाल की जो यहाँ पे सिलेक्शन कमेटी होती है, उसके जो मेंबर होते हैं, यह मेंबर करता है रिकमेंड कौन, सिलेक्शन कमेटी, सिलेक्शन कमेटी। अब इसी सिलेक्शन कमेटी के द्वारा प्रेसिडेंट इस मेंबर को क्या करते हैं, नियुक्त करते हैं, अपॉइंटमेंट करते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है इन मेंबर को, यानी कि लोकपाल के मेंबर को क्या करते हैं, अपॉइंटमेंट करते हैं। अब देखिए लोकपाल की जो सिलेक्शन कमेटी होती है, लोकपाल सिलेक्शन कमेटी, सिलेक्शन कमेटी, इस लोकपाल की सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन होता है, देखिए PM हो गया, यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हो गया। दूसरा हमारा होता है लोकसभा का स्पीकर होता है, और तीसरा हमारा होता है लोकसभा का जो विपक्ष यानी अपोजिशन लीडर होता है, वो हमारे हो गए। यानी कि लोकसभा मतलब लोकपाल सिलेक्शन कमेटी में ये सारे लोग क्या होते हैं, शामिल होते हैं। अब यहाँ देखिए लोकपाल का पावर, कि लोकपाल का पावर क्या होता है। और देखिए यहाँ जो 8 मेंबर होते हैं उसमें से 50% मेंबर होते हैं या SC ST OBC, जो यहाँ पे माइनॉरिटीज हो गए, महिलाओं के लिए क्या होती है, आरक्षित होती हैं, रिजर्व होता है। अगर इसके पावर के बारे में बात करें, हम लोकपाल के पावर के बारे में बात करें, देखिए थोड़ा सा लोकपाल का पावर, CBI को जांच करने के लिए यह गाइडलाइन प्रोवाइड करता है कौन, लोकपाल। अगर लोकपाल जो है CBI को रिस्पॉन्सिबल दे दिया किसी मैटर पे, किसी केस पे, तब यहाँ जो CBI होता है ये अपना ट्रांसफ़र नहीं करा सकता है। अगर इसका ट्रांसफ़र होगा तो सबसे पहले CBI को लोकपाल से अनुमति लेनी पड़ेगी, परमिशन लेना पड़ेगा। ठीक, और यहाँ देखिए लोकपाल का टेन्यूर मतलब कार्यकाल कितना होता है, इसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष होता है, 5 ईयर होता है, और यहाँ पे मैक्सिमम कितना होता है, 70 ईयर। अब आगे देखिए लोकायुक्त का, मैंने पूरा बता दिया आपको कि लोकपाल के डायरेक्शन कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर हो गया, और यहाँ पे ग्रुप ABCD अफसर हो गए, जो यहाँ पे सेंटर होती है गवर्नमेंट के अफसर, ये सारे लोग यहाँ पे शामिल होते हैं। ठीक, अब यहाँ आगे देखिए
अगला देखिए लोकायुक्त। अब यहाँ थोड़ा सा और देख लीजिए कि लोकपाल और लोकायुक्त क्या होता है। इन दोनों को 2013 के एक्ट में लाया गया था, क्योंकि 1968 में क्या हुआ था, लोकपाल और फिर लोकायुक्त की बिल थी, वह गई थी पार्लियामेंट में, तो उसमें जो लोकसभा थी क्या हो गई, डिजॉल्व हो गई। तो ये क्या हुआ कि 2013 में लोकपाल और फिर लोकायुक्त का जो बिल था वो यहाँ पे पारित हो गया। और 1 जनवरी 2014 को जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इस पर अपना साइन किया, और 16 जनवरी 2014 को जो लोकपाल और फिर लोकायुक्त था यह फिर लागू हो गया। यानी कि 1 जनवरी 2014 को प्रेसिडेंट ने अपना यहाँ पर सिग्नेचर दिया, अपना अप्रूवल दिया, अपना एग्रीमेंट दिया, और फिर 16 जनवरी 2014 को यह फिर लोकपाल और फिर लोकायुक्त लागू हो गया। अब देखिए दोनों एक काम करते हैं किस पे, ऑन द बेसिस ऑफ दी ओम्बुड्समैन पे, यानी कि ये दोनों यहाँ पे एंटी करप्शन के खिलाफ काम करते हैं, जांच करने के लिए अपर लेवल पे, ठीक, नेशनल लेवल पे। अब आगे देखिए, जो लोकपाल होता है वंस अपॉइंटेड एंड द लोकायुक्त कैन नॉट बी dismissed or not transferred by the government and can only be removed by the passing an impeachment motion by the state assembly। एक बात है आप नोट करना, थोड़ा सा गलत दिया गया है यहाँ पे, इम्पीचमेंट। जब भी इम्पीचमेंट शब्द आता है तो एक बात नोट करना कि इम्पीचमेंट शब्द हमेशा किसके लिए होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए होता है, और सभी के लिए क्या होता है, रिमूवल प्रोसेस होता है, ठीक। अब यह चेक करता है किसमें, जैसे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गया, जो यहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स में क्या होता है, करप्शन होता है, इन सभी में जो लोकायुक्त होता है यहाँ पे चेक करता है। अब देखिए इसका टेन्योर कितना होता है, पूरा लोकायुक्त इसका जो टेन्योर होता है कितना होता है, 5 साल होता है, और मैक्सिमम कितना साल होता है, 65 साल, 65 ईयर, 5 ईयर, और यहाँ पे 65 ईयर होता है। अब देखिए लोकायुक्त के सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन होता है, सीएम होते हैं, और यहाँ पे जो विधानसभा का जो यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, जिसका अपोजिशन लीडर होता है वो यहाँ पे शामिल होता है, और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं, ये यहाँ पे लोकायुक्त की सिलेक्शन कमेटी में शामिल होते हैं। अब यहाँ देखिए इसका रोल क्या होता है, बहुत बढ़िया से तरीके से जांच करता है करप्शन में हुए सबस्टेंटेड रिकमेंडेशन एक्शन, और यहाँ पे लोकायुक्त इज ग्रेट चेक ऑन द करप्शन। और जो लोकायुक्त होता है ये क्या करता है, ट्रांसपेरेंसी को यानी पारदर्शिता को लाता है, ठीक, पूरा बढ़िया तरीके से अच्छे तरीके से काम करता है ताकि करप्शन ना हो, यहाँ पे करप्शन को समाप्त किया जाए। तो ये हमारा हो गया लोकपाल और फिर लोकायुक्त। और यहाँ थोड़ा देख लीजिए कि जो यहाँ होते हैं लोकायुक्त, इस लोकायुक्त को अपॉइंटमेंट किया जाता है किसके द्वारा, अपॉइंटेड बाय दी राज्यपाल। यहाँ पे गवर्नर होता है, इस गवर्नर के द्वारा लोकायुक्त को अपॉइंटमेंट किया जाता है। क्यों, क्योंकि जो लोकायुक्त होता है, लोकायुक्त ये कहाँ पे होता है, स्टेट में होता है, इसलिए यहाँ पे जो राज्य का राज्यपाल होता है वही लोकायुक्त को मतलब उसकी नियुक्ति करता है, अपॉइंटमेंट करता है, ठीक। मैंने पूरा बता दिया कि सिलेक्शन कमेटी ऑफ द लोकायुक्त कौन होता है, सीएम होता है, विधानसभा का जो यहाँ पे अपोजिशन लीडर होता है वो शामिल होता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस शामिल होता है, और जो यहाँ पे लोकायुक्त का टेन्योर होता है 5 साल होता है, और फिर मैक्सिमम 65 ईयर होता है, ठीक। हम देखिए वही सारी चीज़ यहाँ पर दिया गया है कि लोकपाल और फिर लोकायुक्त को यहाँ पे 2013 के एक्ट में लाया गया था। कई बार प्रयास किया गया, लेकिन कई बार प्रयास यहाँ फेल हो गया, उसके बाद मतलब बहुत बार प्रयास किया गया, तब हमारा लोकपाल और फिर लोकायुक्त का नियम पास हो गया था। कब पास हुआ, कब नहीं पास हुआ, मैंने पूरा अच्छे तरीके से पीछे बता दिया आपको कि लोकपाल क्या होता है, इसका ट्रैक्सेस का पावर, लोकायुक्त का टेन्योर क्या होता है, इसके सिलेक्शन कमेटी में कौन होता है, और फिर लोकायुक्त की सिलेक्शन कमेटी में कौन होता है, हर एक चीज़ मैंने पूरा आपको बढ़िया तरीके से बता दिया।